सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। माई सेल्फ प्रियांशु रावत एंड आई एम बैक अगेन इन आईएससी एकेडमी विद इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 डिमांड ऑफ आईएससी क्लास 12। आज हम लोग डिमांड पढ़ने जा रहे हैं जो कि आईएससी इकोनॉमिक्स में पहला चैप्टर है। एंड डिमांड बहुत सिंपल चैप्टर है अगर आप उसको ढंग से समझ के पढ़े तो आज हम लोग क्या क्या कवर करने जाएंगे डिमांड में। द फर्स्ट थिंग विल बी डिमांड मीनिंग एंड इट्स टाइप्स। क्या मीनिंग होता है डिमांड का एंड क्या क्या टाइप्स होते हैं डिमांड के। देन वी विल कवर फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड फॉर अ कमोडिटी। देन लॉ ऑफ डिमांड, डिमांड डिमांड schedule and demand curve, movement and shift along the demand curve. Then we will simply study reasons for the slope of demand curve, and at last we will end with exceptions to the law of demand. This is all. ये चैप्टर बस इतना सा है एंड मोस्ट प्रोबेबली ये 90 मिनट में खत्म हो जाएगा या फिर 2 घंटे के अंदर अंदर तो खत्म हो ही जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि डिमांड होती क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिमांड। तो हमने बहुत सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं जिनको हमने इंग्लिश में सुना है वांट, आई वांट दिस, इट इज माई डिजायर टू हैव अ लग्जरी कार, या फिर हम पढ़ते हैं दैट इट इज माई विश, आई विश टू हैव अ लग्जरी कार, आई विश टू हैव अ बिग मैंशन। तो इसका क्या मतलब है, इन सब के बीच में डिफरेंस क्या होता है, पहले हम ये समझ लेते हैं। सबसे पहले है हमारा वांट, फिर है हमारी डिजायर और फिर है हमारी विश। वांट, डिजायर एंड विश। तो देखिए, वांट, डिजायर और विश का फर्क ये है, विश का मतलब होता है इच्छा, किसी चीज को पाने की इच्छा। काश मेरे पास ये होता, काश मैं भगवान होता, काश मैं प्रेसिडेंट होता, काश मैं प्राइम मिनिस्टर होता। ये है मेयर इच्छा, दिट इज जस्ट वांटिंग। नो मीन्स टू मेक ट्रूथ इन प्रेजेंट। इसका मतलब है कि विश जो है वो केवल एक इच्छा है, केवल एक चाहत है आपकी, जिसको प्रेजेंट में आप सच बनाने के लिए आपके पास कोई ऑप्शन या कोई एक्शन पाथवे नहीं है। दैट इज योर विश। वांट और डिजायर में फर्क ये होता है कि जो आपकी वांट होती है दैट इज चाहत, इसमें आप एबिलिटी ऑफ सक्सेस, एबिलिटी ऑफ सक्सेस का क्या मतलब है कि इसको सच बनाने की जो काबिलियत है वो आ सकती है अगर आप एक्शन लोगे तो। इफ एक्शन आर टेकन, अगर आप अप्रोप्रिएट तरीके से एक्शंस लोगे तो ये सच हो सकता है, देयर इज पॉसिबिलिटी। डिजायर मतलब सच करने के लिए, सच करने के लिए एबिलिटी तो है पर अभी नहीं। मेरे पास रिसोर्सेज और एबिलिटी तो है कि मैं इसको सर्च कर दूं, बट वो इच्छा नहीं है कि मैं इसको अभी सर्च करूं। मैं चाहता हूं ये चीज मेरे पास हो, बट मैं अभी इसको सर्च करूंगा नहीं। मेरे पास इतना पैसा है कि मैं एक कार खरीद सकूं, मैं एक BMW खरीद सकूं, बट मैं अभी उसको खरीदूंगा नहीं। दैट इज योर डिजायर। वांट, डिजायर एंड विश में इतना ही फर्क होता है। यूजुअली जो विश है वो हमारे पेपर में भी आता भी नहीं है। मोस्ट कॉमनली वांट और डिजायर से हमारे पेपर में आते हैं। अब हम समझते हैं कि डिमांड क्या होता है। तो डिमांड इज क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, a quantity of a commodity purchased by
consumers, quantity of a commodity purchased by consumers, quantity of a commodity purchased by consumers at various prices during a specific point of time, या सिंपली बोलूं तो ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, ये होती है आपकी डिमांड। डिमांड क्या है? क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। इसको आप ये समझे, क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी परचेज वेरियस प्राइसेस और स्पेसिफिक टाइम पीरियड। हम इससे क्या समझते हैं? देखो, क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी परचेज तो हम सब समझ रहे हैं कि कितनी क्वांटिटी खरीदी गई है। उसके साथ वेरियस प्राइसेस का क्या मतलब है? वेरियस प्राइसेस का मतलब ये होता है कि हम केवल ये नहीं देख रहे कि आज कितनी खरीदी, कल कितनी खरीदी। हम देख रहे हैं कि जब किसी कमोडिटी की प्राइस 10 रुपए थी तब कितनी खरीदी, जब 12 हुई तब कितनी खरीदी, जब 16 हुई तब कितनी खरीदी, जब 20 हुई तब कितनी खरीदी। तो एट वेरियस प्राइसेस ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, हम एक दिन के लिए नहीं देखते हैं, हम बहुत लंबे टाइम पीरियड के लिए देखते हैं। बहुत लंबा टाइम पीरियड एज इन, बहुत लंबा भी नहीं कहेंगे, बट एज इन की एक साल में क्या डिमांड थी, एक महीने में क्या डिमांड थी, एक हफ्ते में क्या डिमांड थी, 15 दिनों के लिए क्या डिमांड थी, 20 दिनों के लिए क्या डिमांड थी, एक साल में क्या डिमांड थी, 10 ईयर्स की क्या डिमांड थी। हम इस तरीके से इसको समझते हैं। 10 ईयर्स में डिमांड का चेंज किस तरीके से आया प्राइस के साथ। तो ये है एट अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। अब देखो, डिमांड के साथ हमें एक और चीज समझनी होगी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंसेप्ट, स्टॉक कंसेप्ट एंड योर फ्लो कंसेप्ट। इनके बीच में एक ही फर्क होता है। स्टॉक एंड फ्लो कंसेप्ट में केवल एक फर्क होता है, वो होता है कि ये एट अ पॉइंट ऑफ टाइम बताया जाता है और ये फॉर अ पॉइंट ऑफ टाइम बताया जाता है। एक एट अ पॉइंट ऑफ टाइम बताया जाता है और एक फॉर अ पॉइंट ऑफ टाइम बताया जाता है। इसका क्या मतलब है? जैसे आपकी बैलेंस शीट तैयार होती है अकाउंट्स में, तो हम उसमें क्या लिखते हैं? बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2024 या 2025 जो भी है, उसका मतलब है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब जो 31 मार्च 2024 को बैलेंस शीट के बैलेंसेस हैं वो क्या क्या हैं। पर फ्लो कंसेप्ट का मतलब होता है कि एक टाइम पीरियड में क्या क्या चीजें हुई हैं वो बताने वाला। तो हमारा जो डिमांड है वो है, आप खुद गेस कर सकते हैं कि वो फ्लो कंसेप्ट है, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए पढ़ रहे हैं। हम एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में समझ रहे हैं कि क्या डिमांड थी और क्या चेंजेस आए एट वेरियस प्राइसेस। सॉरी। अब अगर मैं आपको कुछ स्टॉक कंसेप्ट के एग्जांपल दूं, तो इसमें सबसे पहले आपकी बैलेंस शीट ही आती है। वहीं अगर हम फ्लो कंसेप्ट की बात करें तो आपके लेजर्स इसमें आते हैं, आपकी कैश बुक इसमें आती है, आपका बैलेंस शीट इसमें आती है, आपका कैश फ्लो इसमें नहीं आता है। कैश फ्लो इज अ फ्लो कंसेप्ट, क्योंकि कैश फ्लो और फ्लो पहले चीज तो वो कॉमन है। दूसरी चीज, कैश फ्लो भी हम एक पूरे साल के लिए देखते हैं। तो आपकी मेजरली इसमें बैलेंस शीट आती है, आपका BRS आता है इसमें, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो स्टॉक एंड फ्लो कंसेप्ट हमें वैसे भी कोई ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है। हमें केवल ये समझना था कि जो हमारा डिमांड है वो एक फ्लो कंसेप्ट है, एंड दैट्स ऑल। हमको केवल इतना समझना था और हमने वो समझ लिया है। अब हम आगे पढ़ते हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग लॉ ऑफ डिमांड, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड ऑफ अ कमोडिटी क्या क्या होते हैं। आई होप कि आप आई होप कि आप इस डेफिनेशन को रट लोगे इन द सेंस याद कर लोगे, बाय हार्ट कर लोगे। क्यों?
क्योंकि ये डेफिनेशन कई बार पेपर में 2 नंबर की पूछ ली जाती है कि व्हाट इज डिमांड। तो आपको ये पता होना चाहिए, अदरवाइज आप नहीं लिख पाओगे, और ना लिख पाने से 2 नंबर इजीली चले गए। जबकि ये कोई भी बड़ी बात नहीं है, 2 नंबर तो बहुत आसान है लाना। ये डेफिनेशन याद करनी है केवल। तो इसको याद कर लीजिए, समझ लीजिए। इसके ऊपर 1 से 2 मार्क्स के एमसीक्यू भी बहुत इजीली बन सकते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग लॉ ऑफ डिमांड। तो हम इसको भी इरेज कर लेते हैं। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग लॉ ऑफ डिमांड में आपने 5 से 6 फैक्टर्स आपकी बुक में दिए हैं। मोस्टली अगर क्वेश्चन 6 मार्क्स का आता है तो आपको 4 पॉइंट लिखने होते हैं उसमें। तो 4 पॉइंट लिखने के लिए मेरे हिसाब से 4 पॉइंट के लिए हम 5 या 6 पॉइंट याद कर लेंगे, तो हम 4 पॉइंट इजीली लिख सकते हैं पेपर में। अब हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड क्या क्या होते हैं? अगर हम ये देखें तो इसमें सबसे पहले आता है प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। प्राइस ऑफ अ गुड्स भी बोल सकते हैं आप। सबसे पहला फैक्टर जो आता है वो आता है प्राइस ऑफ अ गुड। प्राइस ऑफ अ गुड्स, इसका क्या मतलब है? देखिए, यही हमारा लॉ ऑफ डिमांड भी है, यही हमारा प्राइस ऑफ अ गुड्स भी है। जब भी किसी कमोडिटी की प्राइस कम होती है उसकी डिमांड बढ़ जाती है, और जब भी किसी कमोडिटी की प्राइस बढ़ती है उसकी डिमांड कम हो जाती है। इसको आप खुद सोच के देखिए। अगर आप एक कोको कोला की बोतल खरीदते हैं और आप वो बोतल अभी 50 रुपए की आती है, अगर वो बोतल 50 रुपए की आती है और आप 6 बोतल खरीदते हैं एक पार्टी के लिए, बट अगले ही दिन उसकी प्राइस कम होके 50 से 30 हो जाए, तो क्या आप 6 से ज्यादा बोतल खरीदोगे? आपके पास इंसेंटिव तो है 6 से ज्यादा बोतल खरीदने का। आप, हो सकता है आप 8 बोतल खरीदने लग जाए क्योंकि आपको फायदा हो रहा है। 6 into 50 is your 300 rupees and 3 into 80 is your 240 rupees। तो फायदा तो आपको अब भी हो रहा है 60 रुपए का। तो हो सकता है आप 6 की जगह 8 बोतल खरीदने लग जाए। वहीं सिमिलरली अगर 50 से प्राइस बढ़ के 90 पहुंच जाता है तो हो सकता है आप 6 की जगह 2 ही बोतल खरीदो। तो ये होता है प्राइस के साथ कनेक्शन। Whenever the price of a commodity decreases, the demand for the good go up. The demand for the goods rises, and whenever the price for a commodity rises, the demand falls down. There exists an inverse relationship between price and demand for a commodity. आप ये 3 पॉइंट अपने आंसर में लिख दीजिए, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। कई बार क्या होता है कि जो ये प्राइस वाला क्वेश्चन होता है, ये 4-6 मार्क्स की जगह आपको 2 मार्क्स में भी पूछा जाता है। और जब ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछा जाएगा तब भी आप इसमें अगर इतना लिख कर आएंगे तो 2 मार्क्स पूरे हो जाते हैं। आपको इसमें 3 पॉइंट लिखने हैं। Whenever the price decreases, the demand increases. Whenever the price increases, the demand decreases. And there is an inverse relationship. Inverse relation. आप ये 3 पॉइंट लिख दीजिए। इनवर्स रिलेशन, प्राइस डिक्रीजेस डिमांड इंक्रीजेस, एंड प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस। ये 3 पॉइंट लिखने पे आपको इसमें फुल मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद अगर आप इसको जनरल लाइफ में भी समझें तो यही होता है। जब भी हमें कोई चीज सस्ती मिलने लग जाती है तो हम उसका ज्यादा कंज्यूम करने लगते हैं। जब भी हमें कोई चीज महंगी मिलने लग जाती है तो हम उसको कम कंज्यूम करते हैं। अगर आप अपनी डे टू डे लाइफ में देखें तो इसका एग्जाम्पल टमाटर बहुत ज्यादा फेमस है, क्योंकि पिछले साल या पिछले से पिछले साल जब टमाटर के प्राइसेस ऑल ओवर इंडिया बहुत ज्यादा हाई हो गए थे, जो 10 और 20 रुपए किलो टमाटर बिकता है वो 200 से 300 रुपए किलो बिकने लगा था, तो सबने अपने टमाटरों की डिमांड कम कर दी थी। हर घर में कम टमाटर यूज हो रहे थे, कम टमाटर खरीदे जा रहे थे। वहीं सिमिलरली अगर उनकी प्राइस इस साल जिस तरीके से 5 रुपए किलो हो गई थी, तो प्राइसेस
कम होने पे डिमांड बहुत ज्यादा हो गई थी, लोगों ने स्टोर करने शुरू कर दिए, लोगों ने घर में टमाटो केचप बनाना शुरू कर दिया, लोगों ने घर में टमाटो प्यूरी बना के स्टोर करने रख दी। तो ये रिलेशन हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखने को मिलता है। द नेक्स्ट थिंग इज योर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। यहाँ पे हम एग्जाम्पल लिख देंगे टोमेटोज। टोमेटोज आपके बहुत अच्छे एग्जाम्पल है इसके। वैसे ऑलमोस्ट सारे ही गुड्स इसके एग्जाम्पल होते हैं, बट इन जनरल एक्सप्लेन करने के, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स क्या होता है। देखो, कोई भी दो गुड्स एक दूसरे से दो तरीके से ही रिलेट कर पाते हैं। या तो वो एक दूसरे के साथ यूज होंगे, या वो एक दूसरे के अगेंस्ट यूज होंगे। व्हाट आई मीन बाय दिस इज, टेक द एग्जांपल ऑफ टी और कॉफी। ये दोनों इन जनरल एक दूसरे के अपोजिट है। आप कभी भी टी और कॉफी साथ में कंज्यूम नहीं करोगे, आप टी और कॉफी हमेशा अलग अलग कंज्यूम करोगे। इनको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूट्स। ये दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट्स हैं। ये दोनों गुड्स हमेशा एक दूसरे के बजाय कंज्यूम होते हैं। या तो आप चाय पीने का मन होगा या कॉफी पीने का मन होगा इन जनरल। इसी तरीके से आपका कार और फ्यूल, ये कभी अलग अलग कंज्यूम नहीं हो सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता या तो आप कार में ही बैठोगे या आप फ्यूल का ही यूज करोगे, नहीं, ये दोनों हमेशा एक साथ कंज्यूम होंगे। तो इनको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का क्या मतलब है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करे, एक दूसरे के साथ यूज हो। जैसे कार और फ्यूल हो गया। सिमिलरली और क्या क्या चीजें साथ में यूज हो सकती हैं, आप खुद सोचिए। अब आई नो दिस इज नॉट अ वेरी गुड एग्जाम्पल, बट सिगरेट एंड लाइटर, ये दोनों एक साथ यूज होते हैं। एल्कोहल एंड ग्लास, ये दोनों साथ में यूज होते हैं। तो इट्स जस्ट अ कॉमन एग्जाम्पल, जो चीजें साथ में यूज होती हैं। टी कॉफी, कार फ्यूल, सिगरेट, लाइटर, आप लिख सकते हो। आई मीन इट इज नॉट रॉन्ग एटलीस्ट। तो टी और कॉफी का क्या रिलेशन है हम इस पॉइंट में पढ़ेंगे। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो टी की प्राइस होती है वो कॉफी की डिमांड में अफेक्ट करेगी, एंड किस तरीके से कार की जो प्राइस होगी वो फ्यूल की डिमांड को अफेक्ट करेगी, या जो फ्यूल की प्राइस है वो कार की डिमांड को अफेक्ट करेगी। तो देखो, इसका आप एक एग्जांपल ये लीजिए। अगर मार्केट में टी के प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो आपको टी खरीदना थोड़ा महंगा पड़ेगा। वाई अगर कॉफी के प्राइसेस सेम हैं तो आपको कॉफी खरीदना थोड़ा सस्ता पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर टी का प्राइस 50 से 70 हो गया, जबकि कॉफी का प्राइस अभी भी 55 ही है, तो आपको ज्यादा सस्ता क्या पड़ेगा खरीदना, टी या कॉफी? अगर आप टी 5 किलो खरीद रहे थे तो आप हो सकता है टी 2 ही किलो खरीदें, 1 किलो कॉफी खरीदने लग जाए, या 2 किलो कॉफी खरीदने लग जाए। दैट इज अनदर थिंग। हम 2 किलो ले लेते हैं, दो। अब आपको क्या ज्यादा सस्ता पड़ रहा है, टी खरीदना या कॉफी खरीदना? कॉफी खरीदना नेचुरली। तो जब भी एक सब्स्टिट्यूट्स में किसी एक का प्राइस बढ़ता है, दूसरे की डिमांड भी बढ़ जाती है। पर एक सब्स्टिट्यूट का प्राइस अगर कम होता है तो दूसरे की डिमांड भी गिर जाती है। इसको एक और एग्जांपल लेके समझिए, कोक एंड पेप्सी। अगर कोक और पेप्सी, मान लीजिए एक कोक 40 रुपए की आती है, पेप्सी भी 40 रुपए की आती है। अगर कोक अपना प्राइस 40 से 50 कर दे तो आपको कोक खरीदना महंगा पड़ जाएगा। कोक में आपको 10 रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे। तो ज्यादातर लोग कोक के बजाय पेप्सी की बोतल पे अपनी डिमांड को शिफ्ट करेंगे, उनकी डिमांड चेंज होके पेप्सी हो जाएगी, कोक नहीं होगी। तो कोक की प्राइस बढ़ी, कोक यानी कि टी बोल सकते हैं आप इस उसमें, कोक की प्राइस बढ़ी, तो
हमारी जो डिमांड है कोक की वो कम होगी और पेप्सी पे लोग शिफ्ट करेंगे तो पेप्सी की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। सिमिलरली इसी तरीके से अगर हम लोग ये समझे कि अगर कोक की डिमांड 40 से प्राइस 40 से 30 हो जाती है तो लोग कोक को ज्यादा पीना प्रेफर करेंगे देन पेप्सी। तो फिर कोक की डिमांड बढ़ेगी और पेप्सी की डिमांड कम हो जाएगी। दिस इज आपका सब्स्टिट्यूट के लिए योर रिलेशन। दिस इज योर रिलेशन बिटवीन सब्स्टिट्यूट्स एंड देयर प्राइसेस एंड डिमांड। हम इसको यहां पे समझ सकते हैं इस तरीके से, जब भी P1 इंक्रीज करेगा तो D1 डिक्रीज करेगा। ये हमने कहा पढ़ा, ये हमने प्राइस ऑफ अ कमोडिटी या प्राइस ऑफ अ गुड्स में पढ़ लिया था। अब जैसे ही ये हुआ तो जो डिमांड ऑफ सेकंड गुड है वो बढ़ जाएगी। सिमिलरली जब प्राइस ऑफ फर्स्ट गुड कम होगी डिमांड ऑफ फर्स्ट गुड बढ़ेगी एंड डिमांड ऑफ सेकंड गुड कम हो जाएगी। डिमांड ऑफ फर्स्ट गुड बढ़ेगी, डिमांड ऑफ सेकंड गुड कम हो जाएगी जब प्राइस ऑफ फर्स्ट गुड कम होगी। दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल। ये आपके डे टू डे लाइफ से ही उठकर आया, अगर आप इसको ढंग से समझना चाहे तो। ये है, अगर हम इससे ये मिटा दें, ये डिमांड वन वाला फैक्टर मिटा दें, क्योंकि डिमांड वन हमने यहाँ पे पढ़ लिया है जो कि इनवर्स रिलेशन होता है, तो इन दोनों के बीच में एक डायरेक्ट पॉजिटिव रिलेशन शो हो रहा है। प्राइस कम, डिमांड ऑफ द सेकंड कमोडिटी कम, प्राइस ज्यादा, डिमांड ऑफ द सेकंड कमोडिटी ज्यादा। तो ये है पॉजिटिव रिलेशन। तो हम इसने पढ़ा कि सब्स्टिट्यूट में प्राइस ऑफ फर्स्ट कमोडिटी बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, प्राइस ऑफ द फर्स्ट कमोडिटी घटेगी, डिमांड ऑफ द सेकंड कमोडिटी घटेगी। हमने इसमें ये पढ़ा, ये हो गया। अब हम पढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब हम पढ़ेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या होता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को आप इस तरीके से समझिए कि जब भी कार है, जब भी फ्यूल है, फ्यूल की प्राइसेस बढ़ेगी तो लोग कार कम चलाना प्रेफर करेंगे, लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे शिफ्ट कर जाएंगे। तो जब भी फ्यूल की प्राइस बढ़ेगी फ्यूल की डिमांड घटेगी और उसी के साथ साथ कार की डिमांड भी कम हो जाएगी। सिमिलरली जब फ्यूल की प्राइसेस कम होंगी लोगों की फ्यूल की डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि अब लोगों को फ्यूल सस्ता मिल रहा है। लोगों को जो पेट्रोल पहले 100 रुपए लीटर मिलता था वो हो सकता है 80 रुपए लीटर मिल रहा हो, तो लोग ज्यादा डिमांड क्रिएट करेंगे मार्केट में एंड इसके साथ साथ कार्स की डिमांड भी बढ़ जाएगी। लोग कार्स ज्यादा खरीदना प्रेफर करेंगे देन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तो आपकी जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी। दिस इज योर रिलेशन बिटवीन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, प्राइसेस एंड डिमांड। हम अगर इसको सिंपल टर्म्स में समझें तो प्राइस ऑफ फर्स्ट गुड बढ़ेगा तो डिमांड ऑफ फर्स्ट गुड कम होगा एंड डिमांड ऑफ सेकंड गुड्स भी कम हो जाएगा। सिमिलरली प्राइस ऑफ फर्स्ट गुड कम होगी तो डिमांड ऑफ फर्स्ट गुड बढ़ेगा, डिमांड ऑफ फर्स्ट गुड बढ़ेगा एंड उसके साथ साथ डिमांड ऑफ सेकंड गुड्स भी बढ़ेगा। अब अगर हम इससे D1 मिटा दें जो कि अगेन यहीं से निकल कर आया है, तो हमारा ये रिलेशन फिर से एग्जिस्ट करता है। और अब की बार आप देखेंगे कि ये एक इनवर्स रिलेशन है। इनवर्स रिलेशन जैसा यहां था वैसा ही यहां भी आया है। तो ये होगा प्राइस ऑफ फर्स्ट कमोडिटी इंक्रीज, डिमांड ऑफ सेकंड आएगा यहाँ पे, डिमांड ऑफ सेकंड कमोडिटी विल डिक्रीज एंड प्राइस ऑफ फर्स्ट कमोडिटी डिक्रीज, डिमांड ऑफ सेकंड कमोडिटी इंक्रीज। अब देखिए जो ये वाला पॉइंट होता है इस पे बहुत अच्छे क्वेश्चंस, बहुत अच्छे एमसीक्यू बन सकते हैं। इस पे बहुत ज्यादा बेटर क्वेश्चंस आते हैं देन दिस पॉइंट। ये आपको एमसीक्यू में कंफ्यूज करने के लिए दिया जा सकता है
ये आपको किसी भी जनरल क्वेश्चन में कोई बड़ा क्वेश्चन आ सकता है 3 मार्क्स 4 मार्क्स का, उसमें भी आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया जा सकता है। जहां तक मेरे को याद है, जो हमारा बोर्ड का पेपर था 2024 का इकोनॉमिक्स का, उसमें भी इससे रिलेटेड एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था। एंड इससे रिलेटेड केस स्टडीज आना ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि आपको कंफ्यूज किया जा सकता है इन चीजों में। इसलिए आप इन चीजों को अच्छे से समझ लीजिए, बहुत अच्छा होगा आपके लिए। अगर आपको समझ नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं एक और बार समझा दूंगा। अगर आपको फिर भी डाउट होगा तो आप मेरे से टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हैं, वहां मैं जरूर रिप्लाई कर दूंगा। अब एक चीज और देखिए, हम इनके कुछ एग्जाम्पल कर सकते हैं। कोक, पेप्सी, टी, कॉफी, और क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं सब्स्टिट्यूट के? जैगरी शुगर, शुगर एंड जैगरी भी एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं। जैगरी इज योर गुड़, शुगर इज योर चीनी। आप मोस्ट ऑफ द पीपल इन दोनों में से कोई एक ही चीज यूज कर सकते हैं। देन योर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं? योर फ्यूल एंड कार। इसके साथ साथ और एग्जाम्पल्स हो सकते हैं हमारे योर सिगरेट एंड लाइटर, योर एल्कोहल एंड ग्लास। आई मीन इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल फॉर द नेम से। मोस्ट प्रोबेबल एग्जाम्पल्स ये दोनों ही होंगे। तो अब हम बाकी के फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड करने वाले हैं, जिसमें हमारा फोर्थ फैक्टर आता है फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। मैं बाकी के पॉइंट डायरेक्ट लिख देता हूं, क्योंकि बाकी के जो 3 पॉइंट होंगे या 4 पॉइंट होंगे वो बहुत आसान है। पॉसिबिलिटी ऑफ पोस्टपोनमेंट, पॉसिबिलिटी ऑफ पोस्टपोनमेंट, एंड थर्ड और लास्ट पॉइंट इज डेमोग्राफिक डेटा। आपका डेमोग्राफिक डेटा क्या कहता है? तो देखो, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, एक्सपेक्टेशंस मतलब फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। अगर आपको ये एक्सपेक्ट है कि फ्यूचर में जाके किसी कमोडिटी की प्राइस कम होगी, तो आपकी प्रेजेंट में डिमांड कम होगी। अगर आपको लगता है कि प्राइस इन फ्यूचर कम होगी, अगर आपको ये लगता है कि किसी उसकी प्राइस फ्यूचर में जाके कम होगी, तो आपकी डिमांड इन प्रेजेंट कम हो जाएगी, क्योंकि आप वेट करेंगे कि फ्यूचर में जब प्राइस कम हो जाएगी तब मैं अपनी डिमांड बढ़ा दूंगा। तो दिस इज योर एक्सपेक्टेशंस अबाउट द फ्यूचर प्राइसेस। द नेक्स्ट पॉइंट इज पॉसिबिलिटी ऑफ पोस्टपोनमेंट। क्या आपकी डिमांड फ्यूचर में पोस्टपोन हो सकती है? लेट्स से आपको एक कार खरीदनी है और आपको एक अम्ब्रेला खरीदना है रेनी सीजन में। लेट्स से जुलाई का महीना चल रहा है, रेनी सीजन चल रहा है। अब जो कार की डिमांड है वो पोस्टपोन करी जा सकती है। क्यों करी जा सकती है? क्योंकि कार खरीदना इज नॉट एन इमीडिएट नीड। हाउएवर, छाता खरीदना एंड अम्ब्रेला इज एन इमीडिएट नीड ड्यूरिंग द रेनी सीजन या ड्यूरिंग अ रेनी डे। तो उसकी डिमांड को पोस्टपोन कर पाना इज नॉट पॉसिबल। इसीलिए पॉसिबिलिटी ऑफ पोस्टपोनमेंट ये कहता है कि इफ देयर आर पॉसिबिलिटी दैट द डिमांड फॉर अ कमोडिटी कैन बी पोस्टपोन्ड इन द फ्यूचर, the demand in the present will be low, and if the possibility of postponement is very low in the present, then the the possibility of postponement is very low for the future, आपकी प्रेजेंट में डिमांड ज्यादा होगी। दिस इज योर पॉसिबिलिटी ऑफ पोस्टपोनमेंट वाला पॉइंट। द नेक्स्ट पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक इज डेमोग्राफिक डेटा।
डेमोग्राफिक डेटा को आप इस तरीके से समझिए, अगर किसी एरिया में गर्मी ज्यादा पड़ती है तो क्या वहां विंटर क्लोथ्स की डिमांड होगी, क्या वहां स्वेटर्स एंड जैकेट्स की डिमांड होगी, क्या वहां कैप्स की डिमांड होगी। या फिर अगर किसी जगह में बहुत ज्यादा लोग रहते हैं, मेल पॉपुलेशन का कंसेंट्रेशन फीमेल से ज्यादा है, तो क्या उस जगह में फीमेल क्लोथ्स की डिमांड ज्यादा होगी या मेल क्लोथ्स की डिमांड ज्यादा होगी। सिमिलरली अगर किसी जगह पे फीमेल्स बहुत ज्यादा रहती हैं, मेल्स बहुत कम रहते हैं, तो क्या वहां शर्ट और पैंट की डिमांड ज्यादा होगी, क्या वहां सूट्स की डिमांड ज्यादा होगी, या वहां साड़ीज की डिमांड ज्यादा होगी। द सिंपल आंसर इज साड़ीज की डिमांड ज्यादा होगी। तो इस तरीके से आपका डेमोग्राफिक डेटा भी इफेक्ट डालता है। आई होप आप समझ गए होंगे। लिखने का तरीका अगर मैं आपको बताऊं तो इसका ये होगा डेमोग्राफिक डेटा का, द डेमोग्राफिक कंटेंट ऑफ अ प्लेस and the geographical nature of the area under study also affects the demand for a commodity. When the, अब आप इसके नीचे एग्जाम्पल लिखेंगे, एग्जाम्पल, a place with a general hot climate, demand for winter clothes like jackets, या demand for furry clothes like jackets, shawls and caps will be much less. Similarly, if male population in a place is higher than female population, the demand for male clothing, the demand for male essentials will be much higher than female essentials. इस तरीके से आप अपना आंसर फ्रेम करेंगे। आई होप आपको फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड समझ आ गए होंगे। द नेक्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू डू इज योर लॉ ऑफ डिमांड। अब अगर मैं आपको लॉ ऑफ डिमांड समझाऊं तो आपने प्राइस ऑफ अ कमोडिटी वाला पॉइंट समझ चुके हो, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। तो जब आप वो पॉइंट समझ चुके हो तो लॉ ऑफ डिमांड पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है। इसकी सिंपल स्टेटमेंट जो होती है वो होती है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड, सेक्टरिस पेरिबस, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है ऑल थिंग्स बीइंग इक्वल या ऑल थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, as the price of a commodity rises, I repeat, as the price of a commodity rises, the demand falls down and vice versa. And vice versa. या फिर आप कहो as the price falls down, the demand rises. इसको आप लॉ ऑफ डिमांड बोलते हो। As the price of a commodity rises, the demand falls down. Or and as the price of a commodity falls down, the demand increases. या फिर आप इतना लिख के एंड वाइस वर्सा भी लिख देंगे तो उसमें भी मार्क्स मिल जाएंगे। दिस इज योर लॉ ऑफ डिमांड। आपकी लॉ ऑफ डिमांड और प्राइस ऑफ द गुड्स सेम पॉइंट है, इसलिए अगर आप प्राइस ऑफ द गुड्स में ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस पॉइंट फॉलोज फ्रॉम द लॉ ऑफ डिमांड, वो भी बिल्कुल सही होगा। हालांकि लॉ ऑफ डिमांड के अंदर कुछ असम्पशंस आती हैं, इसके अंदर कुछ असम्पशंस आती हैं जैसे कि जिसको हम सेक्टरिस पेरिबस बोलते हैं। सेक्टरिस पेरिबस का मतलब ही यही है, ऑल अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। ऑल अदर थिंग्स में आपके बाकी के जितने बचे हुए फैक्टर्स ऑफ डिमांड है वो सब इंक्लूडेड है, जैसे कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स रिमेन द सेम, the income of the consumer remains the same, the possibility of postponement remains the same, the credit facilities remain the same, the demographic data remains the same, the expectations about the future prices remain the same. Those are your assumptions under the law of demand. These are your assumptions जो कि आप लेके चलते हैं। तो आपका जो वर्ड है सेक्टरिस पेरिबस, सेक्टरिस पेरिबस, ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। अगर आप इसको लिखते हैं तो ये आपके आंसर में एक कीवर्ड की तरह एक्ट कर सकता है। इसके साथ साथ ये लिखना जरूरी है और ये अजम्पशन।
लॉ ऑफ डिमांड जनरली डायरेक्टली नहीं पूछा जाता है। 6 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है बट मोस्ट प्रोबेबली मेरे हिसाब से नहीं आएगा। एंड ये सब कुछ आपको समझना होगा, आपको मन में रखना होगा, आपको दिमाग में रखना होगा, क्योंकि इसके आगे जो डिमांड शेड्यूल और डिमांड कर्व हैं वो इसी से निकल कर आते हैं। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। डू रिमेंबर टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स। Again, I'm saying join the Telegram channel for asking any doubts and all the daily practice problems आपको Telegram channel पे ही उनका लिंक मिलेगा जिसके थ्रू आप ड्राइव में उन्हें एक्सेस कर पाएंगे। That's all for today. Signing off.